नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके और मेरे YouTube चैनल सतीश कुमार SK पर। मैं आपका साथी सतीश। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि देश में एक बहस छिड़ी हुई है, बहस को छेड़ दिया गया है कि एनडीए वर्सेस इंडिया। इंडिया का आप सभी को पता है कि वे लोग जो बीजेपी और उनकी सहयोगी संगठनों के, जिसको हम बोलते हैं एनडीए, उनके मुखालिक है। उनके जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के जो दल हैं, उन तमाम दलों ने एक मंच पर वो आ गए जिनको कहा जा रहा है इंडिया। और अभी जो आगे जो आने वाले चुनाव है वे होंगे इंडिया बनाम एनडीए। लेकिन जैसा कि आपको भी पता है और मुझे भी पता है, हम सभी को पता है कि इस वक्त हमारा लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के जो तमाम जो मूल्य है उन्हें दरकिनार करके व्यक्ति पूजा शुरू कर दी गई है। एक व्यक्ति के नाम पर वोट लिए जा रहे हैं या वोट किए जा रहे हैं या वोट दिए जा रहे हैं। इसलिए मैं इसको कहूँगा मोदी बनाम इंडिया। एनडीए को मैं कहूँगा मोदी और दूसरी तरफ इंडिया। तो आज हम आए हैं जनता से, जनता की राय जानने के लिए। हम उनसे बातचीत करेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि आने वाले चुनावों में वो किसे भारत का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, किस दल को बहुमत लेते हुए देखना चाहते हैं, या किस संगठन को, या किस जो अलायंस है, जो फ्रंट है, किसे देखना चाहते हैं वो भारत के सत्ता में। मैं आगे बात बढ़ाऊं उससे पहले एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये आम जनता की राय होगी, इसलिए मैं अपना कोई बौद्धिक प्रदर्शन या किसी राजनीतिक विद्वता का प्रदर्शन नहीं करूंगा। मैं नॉर्मली उनसे बातचीत करूंगा आम जनता के बीच जाकर। और दूसरा, बिना एडिट किए हुए सारे चलेंगे, लेकिन जहां भी लगेगा मुझे कि किसी व्यक्ति ने मानवद्रोही बात कर दी है, इंसानियत की मुखालिफत कर दी है, मैं वहां उसको एडिट करूंगा। तो आज हमारे पहले जो साथी हैं, जो व्यक्ति है वो जुड़ चुके हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आइए जनाब। सर, पहले तो आप अपना नाम बताएं। फूलचंद है जी मेरा नाम। फूलचंद जी, ये बताइए कि जैसा अभी मैंने बोला वो आपने सुना ही होगा, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो निजी राय है वो क्या है कि आप आने वाले चुनावों में किसको भारत की सत्ता में देखना चाहते हैं? जी इंडिया को। इंडिया को। तो आप जो एनडीए या कहें मोदी या कहें बीजेपी, उससे अलग इंडिया को वोट करेंगे या उन्हें देखना चाहते हैं, तो इसका पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि मोदी जी ने जीएसटी लगा दी, जिसका कोई तुक नहीं है। पारदर्शिता ख़त्म हो गई है। दुकानदार मतलब कंपटीशन बढ़ गया है दुकानों में, और बहुत ज़्यादा महंगाई भी बढ़ रही है। और दूसरी, इन्होंने नोटबंदी भी की, जिससे लाखों लोगों की जान गई कि बोले कि नोटबंदी से काला धन ख़त्म हो जाएगा। 1,000 का नोट बंद करके इन्होंने 2,000 का नोट चालू किया। अब वो भी 2,000 का नोट बंद कर दिया। तो 2,000 के नोट से भी तो काला धन बढ़ा था, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोरोना काल में भी लोग भूखों मरने को हो गए, और बेरोज़गारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए पिछले 2014 से पहले 10 साल जो मनमोहन सिंह जी गए थे वो बहुत ही अच्छे थे। बहुत सबको मतलब रोज़गार, सारी चीज़ों मुहैया होया करती थी। अब जो समस्या है कि लगभग पढ़े लिखे नौजवान बेरोज़गार घूम रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि आप दुकानदार हैं, आप होलसेल का काम करते हैं शायद तक। तो एक होलसेलर के नाते या एक आम दुकानदार के नाते, एक आम व्यापारी के नाते, कि ये जो गाजगिरी है, क्योंकि आजकल देखते हैं कि जीएसटी, तो आप कहीं जा रहे हैं हर जगह जीएसटी ने शुरू कर दिया, चीज़ें महंगी हो गई है। तो हमें पता है महंगाई बढ़ी है, दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ रही है। तो एक दुकानदार होने के नाते, एक व्यापारी या मीडियम व्यापारी होने के नाते, आप इस महंगाई को कैसे देख रहे हैं? हर चीज़ महंगी हो गई, कंपटीशन बढ़ गया, मार्जिन वो का वही है, खर्चे बढ़ गए, डीजल, पेट्रोल, माल भाड़ा और ट्रांसपोर्टिंग सब का चार्ज बढ़ गया है, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जिससे महंगाई है। पर आपसे कि मिडिल क्लास, ये जो गाज गिर रही है महंगाई की, और ये जो तरह तरह के टैक्स जो बढ़ा दिए गए हैं, जबकि मैं पढ़ा भी अभी कि कॉरपोरेट जो जगत है उस पर तो उन्होंने टैक्स को कम कर दिया है,
और मिडिल क्लास पर जो व्यापारी है, जो दूसरे जो इदारों में काम करते हैं, उन पर टैक्स बढ़ा दिए गए हैं जीएसटी वगैरह की शक्ल में। तो मिडिल क्लास पर ये जो गाजगिरी है, इसको आप कैसे देखते हैं? मिडिल क्लास तो महंगाई से दब जाएगा, बाकी आने वाले समय में लगता नहीं है कि ये महंगाई पे काबू कर पाएंगे। जिस हिसाब से टैक्स और बड़े बड़े व्यापारियों को जैसे छूट देते हैं ये टैक्स में और में, तो मिडिल क्लास को कहीं कोई राहत दिखती नहीं लग रही है। तो साथियों, आपने इनकी राय सुनी, और ये बात महंगाई के संबंधित जो बात है उससे तो आप सभी इत्तेफाक रखते हैं, मैं भी इत्तेफाक रखूंगा कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और मिडिल क्लास जो तबका है, मिडिल क्लास जो मध्यम वर्ग है, जो वो इन सब का शिकार बन रहा है। मजदूर वर्ग का तो फिर कहीं क्या। तो सर, सबसे पहले आप ये बताइए, पहले आगे आ जाइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश। थोड़ा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं सुरेश इतनी गणी है तो ओ, माइक थोड़ा सस्तो है। अच्छा, मेरा नाम सुरेश है जी। सुरेश जी, ये बताइए कि अभी जो देश के हालात चल रहे हैं, अभी जो आने वाले चुनाव है, उसमें आप किसको जीतते हुए देखना चाहते हैं? नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में जो एनडीए है उसको, या फिर तमाम विपक्षी दलों के इंडिया को? इंडिया को। अच्छा, आप इंडिया को देखना चाहते हैं जीतते हुए, सत्ता में आते हो। तो इंडिया को जीतते हुए देखने की जो आपकी चाहत है, उसके पीछे का कारण क्या है? कारण है महंगाई, सबसे बड़ी यही मुद्दा है। एहतराम जी, ये बताइए कि साधारण शब्दों में कहूँ तो आप एनडीए को सत्ता में देखना चाहते हैं या फिर इंडिया को? सर, इंडिया को देखना चाहते हैं, इंडिया को कोई मतलब नहीं है। मतलब दोबारा? इंडिया को देखना चाहते हैं, इंडिया को। अच्छा, इंडिया को आप देखना चाहते हैं, एनडीए से कोई मतलब नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो क्या वजह है, कैमरे की तरफ देखिए, क्या कारण है कि आप इंडिया को ही देखना चाहते हैं? कारण यही है कि अभी बारिश में, बाढ़ के हालात में लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं है। अभी जाके देखो, हरियाणा पंजाब में लोगों की फसलें वसलें नष्ट हो गई है, और सबसे ज़्यादा उपज हरियाणा पंजाब से ही होती है, और इनके अलावा तो ठीक ही होती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं वहाँ तो। अच्छा, ये कि मोदी जी की ये जो कार्यकाल अभी चल रहा है, इसमें आम जनता को क्या मिला है? आम जनता को बहुत कुछ मिला है कि 500 का सिलेंडर था, वो भाई और बहनों करके 1200 तक पहुंचा दिया, और डीजल था जैसे 60 रुपये 62 रुपये, वो 100 रुपये पहुँचा दिया। पेट्रोल था 80-90 रुपये, वो 120-30 पहुँचा दिया। उससे ऊपर क्या होगा? मतलब आपके कहने का महंगाई बेहद बढ़ चुकी है। हाँ, महंगाई बढ़ा दी है बीजेपी वालों ने। तो मैं मनोज कुमार सामरिया। मनोज कुमार जी, ये बताइए कि अभी जैसा कि मैंने बताया कि अभी चल रहा है पूरे मुल्क में, ये बात चल रही है, ये बहस चल रही है कि मोदी या फिर इंडिया। तो आपकी दिली ख्वाहिश क्या है? आप किसको देखना चाहते हैं आगामी चुनावों में प्रधानमंत्री के रूप में? मैं मोदी जी को देखना चाहता हूं और इंडिया को भी देखना चाहता हूं। मोदी जी आएंगे तो इंडिया बचेगा, नहीं तो इंडिया नहीं बचेगा। अच्छा, आपकी जो पसंद है निजी, वो है मोदी जी की। तो ये बताइए कि आपको क्या खासियत दिखती है मोदी में? उन्होंने ऐसा क्या किया है कि जो आपको वो इतना पसंद है? मेरे को उनका रोब रुतबा और विदेश में जो इनकी छवि है और जो इंडिया में भी हो रही है इनकी छवि बढ़िया अच्छी, वो छवि इसकी अच्छी लगती है मेरे को मोदी जी की। तो साथियों, एक और साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे पूछते हैं कि उनकी पर्सनल राय क्या है। थोड़ा आगे आ जाइए, आप थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा जनाब। पहले तो आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है? सलीम। जोर से बोलिए। सलीम। तो सलीम साहब, ये बताइए कि अभी जो तासुर चल रहा है देश के अंदर कि मोदी या फिर इंडिया, आपका दिल क्या कहता है, कौन जीतना चाहिए अगले चुनावों में? इंडिया, सिर्फ इंडिया। इंडिया जीतना चाहिए, इनका ये कहना है। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, ओनली सिर्फ इंडिया। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, ओनली फॉर इंडिया, ये कहना है सलीम भाई का। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। देखिए कि कितना जज्बा है इस कौम में, इस मुल्क की कौम में, जो आपसी सौहार्द और भाईचारे की बात करते हैं और बिना कहे बात करते हैं, जबकि कुछ लोग हैं जो दो सगे भाइयों को लड़वा कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। अच्छा, हम पूछते हैं सलीम भाई, आप बताइए कि इंडिया के साथ तो ठीक है कि हम इंडियन लोग हैं, तो हम इंडिया से मोहब्बत है, पर्सनल क्या तासुर है आपका? आप क्या सोचते हैं कि क्यों जीते? मेरा इंडिया पूरे विश्व में तरक्की करे, मेरे इंडिया आगे रहे। मेरा देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, मेरे देश के यारों क्या कहना। तो आप अपना नाम बताइए।
जी राजविंदर सिंह है जी। राजविंद्र सिंह जी, ये बताइए कि अभी जैसा कि आपने सुना मुझसे कि अभी देश के अंदर एक बहस का माहौल है कि मोदी या फिर इंडिया, आपकी दिली ख्वाहिश क्या है, आपकी पसंद क्या है? बिल्कुल जी, हम इंडिया के साथ हैं। हमारे देश का नाम भी भारत है, इंडिया है, तो हम इंडिया के साथ ही जाना पसंद करेंगे। जी बिल्कुल, इंडिया के साथ आप जाना पसंद करेंगे। तो क्या कारण है, वो क्या वजह रही कि आप इंडिया की तरफ झुकाव है आपका? क्योंकि हम पिछले 10 साल से लगातार देख रहे हैं बीजेपी का शासन है केंद्र में, पर जो उन्होंने वादे किए थे उन वादों पे वो खरे नहीं उतरे हैं। बेरोज़गारी का आलम है पूरे देश के अंदर, महंगाई आसमान छू रही है। विकास की जो रोज़गार की इन्होंने बातें की थी भी करोड़ों लोगों को रोज़गार देंगे, कोई ऐसी जितनी पहले वैकेंसियाँ थी उनसे उल्टा कम हुई हैं। तो लोगों के अंदर भारी निराशा है और उसको देखते हुए लोग दोबारा नहीं चाहते भी यही शासन आए, इसलिए लोग दूसरी पक्ष को सत्ता में लाना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं भी इत्तेफाक इस बात से रखता हूं कि रोज़गार के अवसर कम हुए, वैकेंसियां निकलती है तो किस तरफ निकल रही है ये बात अलग है। खैर, आप ये बताइए कि अभी एक तासुर पाया जा रहा है कि मणिपुर हो या हरियाणा हो, दंगे हो रहे हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी का शासन है वहाँ दंगे हो रहे हैं या दंगे करवाए जा रहे हैं। और पहले भी जब ये सरकार नहीं थी तो गुजरात में दंगे हुए और उस दंगे के बाद में ये मुख्य धारा में ये लोग आए। तो इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं? दंगों के ऊपर देखो, ये अलग अलग पार्टियों की अपनी अपनी प्लानिंग होती है, रणनीति होती है। जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी सत्ता में आई थी, मोदी जी सत्ता में आए थे, जो इन्होंने वादे किए थे उनमें ये नाकाम हुए हैं, जिससे लोगों के अंदर भारी निराशा है। तो कोई भी पार्टी है वो कभी नहीं चाहती कि वो सत्ता से दूर रहे, बार बार वो चाहती है भी हम ही राज करें, दूसरे लोग नहीं आ पाएँ। तो दूसरा इनका पहलू था जो किसान आंदोलन हुआ था, मोदी जी ने कभी हार नहीं मानी, कभी बैकफुट पे नहीं आए। तो किसान आंदोलन के कारण मोदी जी को बैकफुट पे आना पड़ा। उसके अंदर क्या है, इन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को इन्होंने खालिस्तानी भी कहा, उग्रवादी भी कहा, सब कुछ कहा, लेकिन इनकी सारी जो योजनाएं थी वो सारी बेअसर होगी, फेल होगी। तो उसका इनको करारा बहुत बड़ा झटका लगा। तो उससे उभरने के लिए इनके पास और कोई लंबे चौड़े है नहीं। जहाँ भी इनकी शासन है, मान लो गुजरात, इसमें हरियाणा में इनकी सरकार है, मणिपुर में इनकी सरकार है, अब राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं, तो इनके पास यही एक ऑप्शन रह जाता है भी कहीं झगड़ा फसाद कराओ, मुल्क को 2 भागों में हिंदू मुसलमानों में बांटो और राज करो। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जब मुद्दे ना हो, वादे पूरे ना किया जाए और दूसरे मुद्दे ना हो चुनाव लड़ने के लिए, तब ऐसे चीज़ें खड़ी की जाती है, तब दंगों का सहारा लिया जाता है, सांप्रदायिकता का सहारा लिया जाता है। ये फासीवाद की पहचान है। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी जैसे हरियाणा में जो दंगे चल रहे हैं, मेवात इलाके को चुना है। मेवात इतना बड़ा इलाका है, वो हरियाणा में भी है, उत्तर प्रदेश में भी और राजस्थान में भी है। और जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं, तो क्या इन्हीं चुनावों को देखते हुए ये चीज़ चुनी गई है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सर स्टेट के अपने राजस्थान के भी चुनाव हैं और उसके तुरंत बाद केंद्र सरकार के भी चुनाव हैं, केंद्र के भी चुनाव हैं। उनको ध्यान में रखते हुए ये वही जो पहले अपने बताया था भी सरकार की ये रणनीति होती है, उसके तहत भी वोटों को कैसे डिवाइड किया जाए, भी एक पक्ष के वोटों को, एक धर्म के लोगों को दूसरे, ध्रुवीकरण की नीति के तहत दूसरे धर्म के खिलाफ भड़का के भी वो वोट किस तरीके से लिए जाएँ, उनको कैसे संगठित किया जाए, वो राज करने की एक प्लानिंग है, चुनावों की रणनीति है ये इनकी। पहले नाम बलराम कुकड़वाल। ये कि मोदी या फिर इंडिया? अभी जो मीडिया के द्वारा ये ऐसे पूरे देश में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं लोकतंत्र को जो स्थितियां पैदा की जा रही है कि जैसे मोदी या इंडिया, जो आप कह रहे हो, जो आपके सवाल आया है, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जनता कहाँ है भाई। हमें लोग, जो लोकतंत्र लोगों का है उसमें लोग मालिक रहने चाहिए, लोगों की चर्चा कहाँ है? हमें लोग बना करके जनप्रतिनिधि भेजते हैं, एमपी जिताते हैं, एमएलए जिताते हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत करके वो आगे तय करते हैं कि हमें क्या आगे किसको हमें प्रधानमंत्री बनाना है। जबकि ये क्या, प्रधानमंत्री के नाम से देश के अंदर ऐसी नई पार्टी पैदा करके ये प्रधानमंत्री के नाम से ये वोट लेना चाह रहे हैं, जबकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो उस क्षेत्र के अंदर रह करके काम करता है, उस क्षेत्र के विकास के लिए वो योजना बनाता है। कहीं उनको गौण कर दिया गया है। और डेमोक्रेसी के अंदर जब तक ग्रास रूट
रूट मजबूत नहीं होगा तब तक, अब सुपरमैन का वो तो फिर लोकतंत्र था ही नहीं, वो तो राजतंत्र की थ्योरी है जिसमें एक व्यक्ति दिखाया जाता है और नीचे जनता होती है उसके मुंह के पीछे देखती है। ऐसी डेमोक्रेसी वो भारत के लिए अच्छी नहीं हो सकती कि लोकतंत्र में लोग मालिक रहें और जीते हुए प्रतिनिधि वो तो उनके सिर्फ अपने कहते हैं जिससे बाप की जो औलाद लायक होती है उनके जो पूर्वज है उनका मान और सम्मान होता है, और जिनके बाप की औलाद नालायक होती है उनके पूर्वजों का अपमान होता है। तो कहते हैं कि ये जो वोटों के माध्यम से जीते जाते लोग हैं, जो जीतते हैं, वो चाहे प्रधानमंत्री भी क्यों न बने, वो क्या है कि मतदाताओं की संतान है, वो मतदाताओं की मालिक नहीं है। और इसलिए क्या है कि लोकतंत्र के अंदर जनता मालिक रहनी चाहिए और जीते हुए प्रतिनिधि है वो जनता के सहयोग बन करके काम करे। और कोई भी इस देश के अंदर कोई भी क्यों न बन जाए, लोकतंत्र के अंदर सभी जो स्तंभ बराबर में काम करें, मीडिया अपनी अच्छी भूमिका अदा करे, न्यायपालिका अपना अच्छा काम करे, कार्यपालिका अपना अच्छा काम करे, व्यवस्थापिका अच्छा काम, सब मिलकर के अच्छा काम करे। और शिक्षा स्वास्थ्य और जो ये हमारी मूलभूत जरूरतें हैं, खेती किसानी जो मूलभूत है देश के अंदर, जो वर्तमान जो जरूरतें ये है, लेकिन ये क्या है कि धर्म के नाम पे लोगों को बांट रहे हैं, कभी ये पाकिस्तान दिखा रहे हैं, कभी ये दिखा रहे हैं। इससे लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। जब चुनाव आता है तब ये स्थिति आती है और बाद में ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है भाई साहब ने कि जनता के लिए जनता के द्वारा का जो मतलब है इस वक्त वो गौण हो चुका है, व्यक्तिवाद का उभार है, व्यक्ति पूजा शुरू हो चुकी है। लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, यहाँ व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए और न ही होती है किसी भी मुल्क में। और दूसरा इन्होंने जो मुद्दा उठाया सांप्रदायिकता का, फासीवाद के उभार में जो सांप्रदायिक उभार आया है, जो दंगों की राजनीति हो रही है। अगला सवाल मेरा इसी से रिलेट है सर कि अभी पहले मणिपुर से पहले उत्तराखंड, फिर मणिपुर, फिर हरियाणा, जहाँ जहाँ भी दंगे हो रहे हैं ये वही जगह है जहाँ चुनाव आने वाले हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ये जो पार्टी है इनकी और जो दंगे हैं वो चोली दामन का साथ कैसे हो रहा है? जो सही तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने वाले लोग हैं, जो भारत एक सभी धर्मों को मानने वाला देश है, पंथ निरपेक्ष राज्य है भारत, और हमें पंथ निरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों के मानने वाले लोगों का सम्मान करना है। क्योंकि बगिया वही अच्छी लगती है जिसमें सभी प्रकार के फूल खिले हो, एक एक प्रकार के फूल हो, तो फिर वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो अच्छा वो बगीचा या बाग बगिया कहलाएगी। इसलिए भारत के सभी लोगों को मिलकर के वी द पीपल ऑफ इंडिया, जब भारत का संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग, फिर हम भारत के लोगों को सम्मान क्यों नहीं है? फिर हम भारत के लोगों के अंदर वो नीचे ग्रास रूट लेवल पे कहीं महिला का, कहीं किसी के साथ में कहते हैं चीर हरण हो रहा है, तो ये स्थितियां मणिपुर में हो, चाहे अपने हरियाणा पास में चिपता राज्य है वहाँ पे ये स्थितियां हो रही है जब सरकार आपकी है, और फिर वहाँ पे ये स्थिति क्यों है? भारतीय जनता पार्टी सरकार होकर के वो दंगे क्यों रहे? क्यों ही कहीं नहीं इसके पीछे? कहीं पुलवामा हुआ तो उसकी आज तक जाँच क्यों नहीं हुई? उसका रिजल्ट क्यों नहीं है जनता के पास में? तो दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है। और ये अशिक्षित, मैं तो कहता हूँ हमारा प्रधानमंत्री अशिक्षित है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे को धोखा नहीं दिया जा सकता। प्रधानमंत्री शिक्षित नहीं है, चाहे कुछ कैसे भी अनपढ़ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, शिक्षित लोगों को शिक्षा के माध्यम से आप समझा सकते हो। आप एजुकेशन अपनी बढ़ाइए और लोकतंत्र के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत कीजिए और अच्छे डेमोक्रेसी को, भारत की संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करके इस देश के दलित, पिछड़े, मजलूम, कमज़ोर समाज के लोगों को, खेती किसानी, इस मजदूर को, इन सभी लोगों को साथ में साझा लेकर के लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। हम जाति और धर्म के नाम पर लड़ेंगे तो लोकतंत्र का जो विदुष जो चेहरा है वो कहीं न कहीं आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए हमें सभी जो देश के नागरिक हैं, पूरी दुनिया के जो नागरिक हैं, हमें साझे रूप से मानवता के कल्याण के लिए वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है और सभी के जो मंगल की हम कामना करते हैं कि सभी को सद्बुद्धि मिले और पूरे देश और दुनिया में शांति का माहौल हो और कहीं भी अराजक ताकतें हैं उनको आगे बढ़ने का अवसर न मिले और लोकतंत्र में अच्छे लोग हैं जो जीत करके, अच्छे प्रतिनिधि जीत करके देश के संविधान को सुरक्षा करने का काम करें। धन्यवाद। तो एक चीज़ जो बार बार आ रही है, वो मैं भी बहुत बार अपने आर्टिकल्स में कहता हूँ कि ग्रास रूट लेवल, मतलब आम आदमी से मेरी मुराद है वो आदमी जो 10 उंगलियों की किरत करके खा रहा है, वो मजदूर, वो आज परिदृश्य में नहीं है। हम कहते हैं एक तरफ कि देश विकास कर रहा है, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है कि वो विकास भी ज़रूरी है, लेकिन विकास किस तबके का हो रहा है? ये जो अमीरी और गरीबी की खाई है ये तो हर दौर में बढ़ती आई है, लेकिन इस दौर में हम देख रहे हैं कि जो मजदूर तबका है उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। लेकिन वही तबका
भेड़चाल के तहत सबसे आगे कर दिया जाता है। इसके पीछे क्या? इसके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी, आज जो देश के अंदर जो पूरी दुनिया के कारपोरेट जगत है वो इकट्ठे हैं। अभी जो आज अखबार में आया, आज की लेटेस्ट न्यूज़ में मैंने पढ़ा कि कारपोरेट टैक्स है उसके अंदर जो 14% की कमी आई है, जबकि कारपोरेट पे तो 14% एक्स्ट्रा टैक्स लगना चाहिए। क्यों? कारपोरेट कोई ज़िंदगी नहीं आ रहा है, वहाँ कारपोरेट ज़िंदगी नहीं हारता। और कारपोरेट होता है दुनिया के पूंजीपति इकट्ठे हैं, 2, 5, 10 लोगों के पास में इतना कुछ है कि वो तो भारत की जो आधे से ज़्यादा सिस्टम है उसके उनके हाथ में वो काम कर रही है। और वो क्या है कि मीडिया के माध्यम से जिस मीडिया पे, जिस कारपोरेट पे सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, वो सरकार कारपोरेट के कंट्रोल में होकर के काम कर रही है। देश को अडानी अंबानी जिस प्रकार कहते हैं, उसी पर दुनिया के अंदर जो पूंजीपति है वो मिलकर के लोकतंत्र को के विदूषित रूप से उसको हम तो कहते हैं कि देश के अंदर जिस प्रकार वोट के मामले में सबको 1 वोट 1 वैल्यू है, सभी को इक्वल वोट का अधिकार है, उसी प्रकार देश में पूंजी का अनुपात 1:5 या 10 से ज़्यादा न किया जाए, ताकि पूंजी के नाम से कोई ये नहीं कह दे कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। इसलिए लोग जो लड़ाई लड़े तो कम से कम अच्छे मूल्यों के लिए लड़ाई लड़े। अभी लोगों को पूंजी के पीछे दौड़ा दिया है। और अमेरिकी देखिए, ये तो पूंजीवादी सिस्टम ही है, क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र है वो पूंजीवादी लोकतंत्र, तो ये तो इसमें रहेगा ही। लेकिन एक चीज़ जो बार बार निकल के आ रही है वो यही, जैसा भाई साहब ने कहा, इनकी तमाम बातों का लबो लुबाब वो है, ये है कि ना मोदी और ना ही वो दूसरे दल, लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए। और लोकतंत्र का मतलब है कि जो विकास के पायदान पर, जो विकास की सीढ़ी के जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, वो मजदूर जो 300 रुपये दिहाड़ी में काम करता है, जिस दिन उसका विकास होगा, लोकतंत्र की उसी दिन जीत होगी। धन्यवाद। बंद कर दीजिए। साथी, आपका नाम बताइए। अल्लाह बख्श खान। जोर से। अल्लाह बख्श खान। अल्लाह बख्श खान, क्या ही खूबसूरत नाम है, अल्लाह बख्श। तो अल्लाह बख्श साहब, सबसे पहले ये बताइए कि अभी जो आगामी चुनावों के लिए जो 2 अलायंस बने, 2 गठबंधन हुए हैं, एक तो एनडीए तो है ही, जो बीजेपी के नेतृत्व में, हम या सीधी सी बात मैं कहूँ कि मोदी के नेतृत्व में एनडीए, तो दूसरा तमाम विपक्षी दल जिनको इंडिया कहा जाता है। आपका दिल किसको सत्ता में देखने का कर रहा है? इंडिया। जोर से। इंडिया। इंडिया को। क्या वजह है कि आप इंडिया को सत्ता में देखना चाहते हैं? बस यही है। बस यही है। साथियों, राय सुनी। आपसे एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात मैं जाते हुए बता दूं कि ये वीडियो एक ही भाग में नहीं आएगा, बल्कि 2 या 3 भागों में आएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। विदा साथियों।